अस्पताल के बाहर लोगों की चीख पुकार, ऑक्सीजन की कमी, रोते बिलखते परिजन और जलती हुई चिताएं। इस तरह के माहौल हम पिछले कुछ महीनों से दृश्य मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। ये सिर्फ खबरें ही नहीं है, ये सिर्फ सूचनाएं ही नहीं है, बल्कि इन खबरों ने, इन सूचनाओं ने हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाला है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाली ये खबरें हमें अंदर तक डरा करके चली जाती हैं। और अब तो पूरे विश्व स्तर पर इस मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा भी होने लगी है। तो आज महामारी दिवस के उपलक्ष्य में हमारा मीडिया हाउस राजस्थान द्वारा भी इस विषय पर चर्चा की जा रही है, क्योंकि सबसे खास बात दोस्तों ये रही है कि कोरोना के इस समय में मानवीय संवेदनाएं बदल गई हैं। आज हमारे अंदर क्या चलता है, हमारी लड़ाई अपने आप से चलती रहती है। उन सभी विषयों को लेकर के हमारे साथ हैं डॉक्टर एमएल अग्रवाल जी। डॉक्टर एमएल अग्रवाल साहब एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर मैं उनके परिचय की बात करूंगी तो ऐसा लगेगा कि सूरज को दीपक दिखा रही हूँ, क्योंकि वो विश्व में जाने माने मनोचिकित्सक हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा करेंगे और आप सभी से चाहूँगी लास्ट तक हमारे साथ बनी रहिएगा, क्योंकि आज की जो बात है वो आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर करने वाली बात है। सबसे पहले तो नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। और मीडिया हाउस राजस्थान की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। वेलकम। डॉक्टर साहब, जैसा कि सबसे पहला जो सवाल आता है, जब आज महामारी दिवस है और महामारी की बात आती है तो कोरोना जैसी महामारी जिसने पूरे विश्व को रोक करके रख दिया है, सबकी ज़िंदगी को थाम दिया है, और सबसे खास बात, हम चाहे शरीर से स्वस्थ हो गए लेकिन हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर उसने प्रतिकूल असर डाला है। आप मनोचिकित्सक हैं और विश्व के जाने माने, आप कई रिसर्च करते रहते हैं इसको लेकर के। आपने अपने रिसर्च पेपर को देश में विदेशों में आपने पढ़ा है, और आप जब पेशेंट्स को देखते हैं तो कोरोना के बाद किस तरह का बदलाव उन पेशेंट्स में आप देख रहे हैं मानसिक तौर पर? देखिए, कोरोना की वजह से मानसिक तौर पे जो चेंजेज आए हैं, सबसे पहले तो आप देखो, जब ये महामारी डिक्लेयर हुई और एकदम सडनली लॉकडाउन लगा दिया, उस लॉकडाउन के अंदर जो आम पॉपुलेशन है, मरीजों की तो बात हम छोड़ दें, आम पॉपुलेशन, उनके अंदर भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आ गई और एकदम से वो हीन भावनाओं से ग्रस्त हो गए। उनको ये लगने लगा, पहले तो ये इनसिक्योरिटी आ गई कि हमें कितने दिन का लॉकडाउन है, कब खुलेगा, नहीं हमारी खाने पीने की चीज़ों को क्या होगा, रोज़मर्रा की चीज़ें क्या होगा। उनकी इतनी एंजाइटी हो गई कि बहुत सारे लोग तो स्टोर करने लगे, और स्टोर करने से क्या होता है कि जो चीज़ वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है वो घरों में कैद हो जाती है और लोगों को दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह की एंजाइटी की वजह से वो भाग दौड़ के सब दुकानों पे भीड़ लग गई और एकदम से वहाँ पे माहौल ख़राब हो गया, और उसकी वजह से सबका इनसिक्योरिटी सबके अंदर आ गई। उसके अलावा जो महामारी के टाइम पे जो जनरल पॉपुलेशन लोग, उनको महामारी होने की चिंता, खुद के होने की चिंता, अपने परिवार को होने की चिंता, और इस तरह से वो उनको नींद उड़ गई, नींद बराबर नहीं आती थी, चिंता होती थी, घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, कई बार पैनिक अटैक्स हो जाते थे। कोई पुराने मरीज़ थे, उनको दवाई नहीं मिलती थी या डॉक्टर की सलाह नहीं मिलती थी तो वो रिलैप्स हो जाते थे, और इस तरह के जो आए। उसके अलावा हमारे जो चिकित्सा विभाग से फ्रंट लाइन में जुड़े हुए डॉक्टर बंधु, नर्सिंग स्टाफ है, उनके सारे स्टाफ को, उनको सबको पहली चिंता खुद के बीमार होने की चिंता। कितने डॉक्टर्स इसमें शहीद हो गए, मैं तो शहीद कहूँगा, कितने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ शहीद हो गए। तो एक तो उनकी चिंता कि हम बीमार नहीं हो जाएं, दूसरी घर वालों की चिंता, अपने घर वालों से संपर्क नहीं हो रहा, उनका खाने पीने का क्या हो रहा है उसकी चिंता। फिर ऐसी बीमारी आ गई जिसका इलाज उनको पता नहीं है और उसकी व्यवस्था करनी है, कई लिटरेचर उपलब्ध नहीं है, तो वो डॉक्टर्स भी खुद एंजाइटी, डिप्रेशन, और मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, उनका कौन संभाल कर रहा होगा, इस तरह डॉक्टरों के ऊपर भी मानसिक स्वास्थ्य पे, नर्सिंग स्टाफ जो फ्रंट लाइन में थे उनके भी मानसिक स्वास्थ्य पे फर्क पड़ा। उसके अलावा जो लोग हैं, बहुत सारे लोग घरों में रहते हैं, टुकड़ों में नींद ले ली और फिर उसको नींद की समस्याएँ आ गई, दिन भर घर में टाइम कैसे पास करें, असुरक्षा की भावना आ गई। बहुत सारे जो लोग हैं, उनके, हमारे जो मरीज़ भी हैं या दूसरे लोग भी हैं, उनके जो खास रिलेटिव्स चले गए। अभी कुछ दिन पहले ही है, उज्जैन की एक पेशेंट थी, उसके पति की कोरोना से डेथ हो गई, तो वो ज़्यादा बीमारी उसकी बढ़ गई। इसी तरह भी कनवास के पास का था, उसका लड़के की डेथ हो गई उसमें। तो जिन मरीजों के जो खास रिश्तेदारों की डेथ हो गई या बीमार हो गए, तो उनको एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल बढ़ गया, तो वो रिलैप्स होकर आने लगे।
बहुत सारे मरीज हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के थे, यहाँ तक पहुँच नहीं पाए डॉक्टर की सलाह तक। बहुत लोगों को इंटरनेट से या टेलीसाइकेट्री के द्वारा हमने हज़ारों लोगों को दूसरे स्टेट में भी कंसल्टेशन दी, उनको पर्चे उपलब्ध कराई। ऐसी सुविधा हमारे पास है। जो पहले से इस बीमारी से ग्रस्त थे उनको और ज़्यादा अटैक हो गया, अपने परिवार के किसी अपने को खो दिया, तो एक वो अटैक हमारे ऊपर आ गया, हम लोग डिप्रेशन में चले गए। ये सिर्फ उन मरीजों की बात नहीं है, ये ऐसा लगता है आपकी, मेरी, हम सबकी बात आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति डरा हुआ है। आज अगर हम कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने नॉर्मल अगर छींक भी दिया तो हमारे दिमाग में पहला सवाल ये आता है, ये कहीं कोरोना की छींक तो नहीं है। तो ये डर हम सबके साथ बैठा हुआ है। तो आज इसी डर को दूर करने के लिए हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये सारी चीज़ हमें बताई, सबसे जी इसकी एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में जो मैंने फ़र्क देखा है, फर्स्ट वेव के अंदर इतने मरीज हमारे पास जो पोस्ट कोविड जो है इतने मरीज नहीं आए जिनको साइकेट्रिक बीमारी हो गई, मानसिक स्वास्थ्य जिनका खराब हो गया, जितना कि सेकंड वेव के बाद। सेकंड वेव के बाद तो इमीडिएटली रिकवरी फेज में आईसीयू से उठ के भी हमारे पास लोग आए हैं और उनको ज़्यादा परेशानी हुई है फर्स्ट वेव से ज़्यादा सेकंड वेव में। जो मरीज़ ऑलरेडी थे उनको तो आई है, पर ऐसे नए मरीज़ भी बहुत सारे लोग जिनका पहले कभी बीमारी नहीं रही, कोई हिस्ट्री नहीं रही, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं, लेकिन इस कोविड के सेकेंड वेव में वो कोविड से जब संक्रमित हुए तो वो उसके मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया। इसको अभी मैं हमारी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें भी शेयर किया था, उनसे भी बात की थी, उस पर हम मिल के भी स्टडी करेंगे। अब आगे उन्होंने प्लानिंग किया हमने, तो मैं उसको चेयर कर रहा था। उड़ीसा में भुवनेश्वर में एक कॉन्फ्रेंस थी, ये वर्चुअली थी, तो उन सबने प्लानिंग किया कि सब अपने डेटा कंपाइल करेंगे कि इस तरह के पेशेंट क्यों आए और किस कारण से थे। वो जो सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव से ज़्यादा सेकेंड वेव में देखने को मिला, फर्स्ट वेव में ऐसा नहीं मिला। अभी फर्स्ट सेकेंड वेव में तो कई बार आईसीयू से फ़ोन आए और कई मरीज भर्ती हो गए या नए मरीज जो है उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो जनरल पॉपुलेशन पे भी असर पड़ा, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन पर भी असर पड़ा, और उसके अलावा जो ऑलरेडी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उन पे फ़र्क पड़ा। तो इसमें नींद की समस्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की समस्या है, डिप्रेशन की समस्या है, पीटीएसडी की समस्या है, ये बहुत देखने को मिल रही हैं। और मैं तो कहूँगा कि इसके लिए बहुत आगे हमें मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये एक पोस्ट कोविड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे और उसकी वजह से ही हम इसको पार कर पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही बात यहाँ पर कहा है, क्योंकि आज विश्व स्तर पर जो कोरोना के बाद जिस तरीके से हमारा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं की जा रही हैं। अब बहुत ज़रूरी भी हो चुका है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खास जो बात आती है वो आती है कि कोरोना के आने से कहीं ना कहीं हमारी मानवीय संवेदनाएं वो ख़त्म हो चुके हैं, उनमें परिवर्तन आ चुका है। तो उसकी वजह से तो कहीं ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसलिए मानसिक अस्वस्थता बढ़ रही है। ये बात बहुत सही है कि इसका भी असर आ रहा है, क्योंकि आज हम लोग, मैं तो ये भी कह सकता हूँ हम लोगों में हम भी सभी शामिल हैं कि इतने नज़दीकी लोग, आम तौर पे ये महामारी नहीं होती तो जिनकी डेथ हो गई या बीमार हो गए उनके हाल पूछने नहीं जा रहे, मृत्यु हो गई तो उनके संस्कार में नहीं जा रहे, तिये की बैठक हुई उसमें नहीं जा रहे। तो एक गिल्ट हमारे अंदर आ रही है कि हम क्यों नहीं जा रहे, हम क्यों नहीं कर रहे। एक हीन भावना सी हमारे अंदर आ रही है कि क्या हम अपने तक ही सीमित रह गए, वो कहीं जा रहे हैं तो रिस्क भी लग रही है। दोनों में संघर्ष चल रहा है, एक हमारी जो अंदर के हमारे संस्कार हैं और दूसरे अभी जो डर हमारे अंदर बैठ रहा है, दोनों में एक संघर्ष की स्थिति है जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो ये हीन भावना, अभी हमने एक भागवत कथा कराई थी वृंदावन से, और उसमें मुख्य जजमान की भूमिका मेरी थी, और उसमें इसीलिए कराई थी जिन लोगों को ढंग से मृत्यु के ऊपर संस्कार उनका ठीक से नहीं हो पाया, उनकी आत्मा को शांति मिले, उसी के लिए उनको ही समर्पित की गई थी, जो इस तरह से चले गए उनके संस्कार नहीं। क्योंकि आज उनके घर वालों में भी एक मानसिक अशांति है कि वो उनका कुछ नहीं कर पाए। अब आदमी कहीं 20 आदमी अपने रिश्तेदारों के आखिरी मोमेंट पे हाथ तक भी नहीं लगवाए, बेटे हुए भी वो कर दे, संस्कार करने वाले भी दूसरे थे। तो ये उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हमारे ऊपर आ रहा है कि हम एक गिल्ट लग रहा है, एक अपराध भावना हमारे अंदर आ रही है कि क्यों हम ऐसा डरपोक हो गए, इस तरह से क्यों करें। महामारी के डर के मारे, कुछ गाइडलाइंस की वजह से हम नहीं कर पाए, कुछ सरकार के प्रतिबंध भी इस महामारी को रोकने के लिए थे, तो इसलिए वो करना भी ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी तो था, पर यदि
लड़ने से तो हम चेन को रोक नहीं सकते थे, तो इसलिए वो भी ज़रूरी था। तो हमारे कर्तव्य और संस्कारों के बीच में संघर्ष जो चला है उसकी वजह से भी मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। बहुत सारे लोग उसकी वजह से भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, कई बार होता है ना, जब हमारे दिल और दिमाग के बीच जब जंग चलती है तो हमें समझ में नहीं आता किसके फैसलों को हम माने, और जब हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है। तो आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे दिमाग और दिल के संतुलन को हम बना करके रखें। डॉक्टर साहब, सबसे खास बात एक और ये भी आई कि कोरोना के इलाज के लिए माना गया था कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें। तो ये एक कमरे में बंद करना, उस समय आदमी अपने अंदर ही उसका आत्मचिंतन चलता रहता है, उसको लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो कहीं ये कारण भी तो नहीं बना कि उस व्यक्ति का डिप्रेशन में जाने का? देखो, जब एक कमरे में बंद कर देते हैं उसको, तो जो एक बंद होता है ना वो ही एक्सप्लेन कर पाता है। तो उसका पूरा अनुभव मेरे को है। मैं एक मेरे भतीजे के इलाज के लिए दिल्ली लेके गया, तो वापस आके मैंने 15 दिन अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, सेल्फ क्वारंटीन, कोई भी किसी ने नहीं किया। तो उसमें कैसे तो टाइम पास करना होता है। मैं तो वहाँ से मरीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर लेता था, वो ठीक था, टाइम पास हो जाता था। लेकिन कैसे टाइम पास करना बड़ा मुश्किल होता है। टाइम पास रात को आप दिन में टुकड़ों में सोले, रात को नींद नहीं आ रही, अच्छे ख्वाब आते हैं, ये चिंता रहती है बाहर क्या हो रहा होगा, घर वालों को क्या होगा, उनको सप्लाई मिल रही है कि नहीं, उनको कोई बीमार नहीं हो जाए, कोई दवाई किसी की चल रही है वो आ रही है कि नहीं, मिल रही है। ये सब चिंताएं सताती हैं, और वो एक आइसोलेशन होता है, सबसे बड़ी सजा होती है। आइसोलेशन में तो मानसिक स्वास्थ्य वैसे ही खराब हो जाता है। हम बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य क्यों खराब होता है? सबसे बड़ा कारण होता है आइसोलेशन। घर में कोई बात नहीं करता है, सब अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको कोई 10-5 मिनट भी नहीं देता, तो धीरे धीरे वो आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है उस पर असर तो करता ही है। अकेले जब बंद कर दें, ज़्यादा दिन तक कमरे में अकेले रहेगा, और ख़ासकर यदि किसी मुखिया को बंद कर दिया तो वो वैसे ही भी जो करता धरता है वो बंद हो गया, तो उसको तो सारी चिंताएं ज़्यादा सताएंगी। तो अच्छे नाइट मेयर्स होंगे, नाइट ट्रेयर्स होंगे, और रात को भी सपने बुरे ही आएंगे। और टाइम पास करना आजकल तो साधन हो गए, टीवी से है, पर अपने आप को टीवी से रखो, जैसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया उससे रखो, इंटरनेट जो गेम्स हैं वो खेलें, पूरी व्यवस्था करें और टाइम पास कर, अखबार पढ़ें, इस तरह की चीज़ें करें तो हम टाइम पास करें तो नेगेटिव ख्याल कम आएंगे। और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें, थिंकिंग को पॉजिटिव रखेंगे तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जहाँ वो हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं वहीं समस्या पैदा होती है। तो अपना सकारात्मक सोच को छोड़े नहीं ऐसी समस्या में, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखें कि हर अंधेरी रात के सुनहरी सुबह होती है। तो ये महामारी भी जाएगी, सब अच्छे दिन आएंगे, सब होगा, और संघर्ष के साथ हम इसको जीत के बाहर निकल जाएंगे। तो ये आज पहले भी बहुत महामारी आई, बहुत चीज़ें आई हैं जिससे भी हम जीते हैं, तो इस महामारी से भी हम जीत के निकल जाएंगे। बिल्कुल, इस महामारी से भी जीत कर हम ज़रूर निकल जाएंगे। ये तो हमने बात की जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या वयस्क हैं या समझदार लोगों की। लेकिन अब हम बात करें डॉक्टर साहब बच्चों की, क्योंकि बच्चे भी सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उन बच्चों का बचपन छिन चुका है, ना वो खेल सकते हैं, ना वो स्कूल जा पा रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा? बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ेगा, नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों पे पड़ रहा है। पहली चीज़ तो बच्चे इंटरनेट से ही पढ़ाई करके, और वो बात आ ही नहीं सकती इंटरनेट से जो पढ़ाई करने में। ठीक है, पढ़ाई थोड़ी बहुत मिल रही है, किसी के नेट नहीं आ रहा तो परेशान हो जाता है, किसी के कुछ नहीं आ रहा। उसके अलावा सारे दिन वो इस मीडिया में, सोशल मीडिया पे रहता तो अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा वो, और गलत बातें भी सीख जाता है, गलत चीज़ें भी देखता है। तो इंटरनेट एडिक्शन मानसिक बीमारी होती है WHO के अनुसार। तो एक इंटरनेट एडिक्शन के लिए अग्रसर होने का रास्ता खुल जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने ऐसी 2nd क्लास की जो लड़की मेरे पास लेके आए थे, इतनी पैनिक थी वो, और उसको क्या हो गया था, वो ये देखते देखते प्रोन पिक्चर्स देखने लग गई। प्रोन पिक्चर्स मैंने तो घर वालों का तुमने देखी होगी, खुला छोड़ दी होगी साइट, इसलिए नहीं, उसने मेरे को बताया। मैंने कैसे देखी बेटे तुमने? उसने कहा मैंने ऐसे मनोरंजन डाला और ऐसे ये आई, फिर मैं देखने लग गई। और फिर माँ बाप से पूछ रही थी आप भी ऐसे करते हो क्या, वो करते हो? तो बहुत पैनिक स्टेज में आ गए। ऐसे एक नहीं कई बच्चे आ चुके इस तरह के पिक्चर्स देखने की वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब, फियर हो गया उनको तरह तरह का। वो ये फियर अभी नहीं, उनके आगे वाले मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब करेगा। जो अभी चीज़ें दिमाग में घुस जाएंगी वो हमें लाइफ लॉन्ग उसको तंग करेंगे। तो इस तरह की जो है बच्चे दिन भर इसी तरह के देखेंगे। एक तो ये नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, बच्चों की नींद भी ख़राब हो रही है, वो तो समय का हो नहीं रहा, कोई आउटडोर गेम्स नहीं हो रही।
तो इसलिए हमें मैनेज करना चाहिए कि कम से कम इंडोर गेम्स हमारे पूरे, जैसे हम खेला करते बच्चों में, सांप सीढ़ी है या इस तरह वो लूडो है, इस तरह के जो अच्छे गेम्स बच्चों के साथ खेलें, एंटरटेनमेंट करें, कुछ जूम से जुड़ के जैसे मीटिंग करें, अंत्याक्षरी वगैरह करें, दूसरे दोस्तों से भी उनको जोड़ने की कोशिश करें, और घर में उनको थोड़ा अच्छा साहित्य दें पढ़ने के लिए, उनको गाइड भी करें जो आजकल चल रहा है उसके बारे में भी बच्चों से बैठ के चर्चा करें, किस तरह की बीमारी है, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब। तो नहीं तो वो बच्चे अपने हिसाब से, आजकल मीडिया पे इतनी जारी जानकारी है कि अच्छा आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है, कन्फ्यूजन अच्छा खासे आदमी को हो जाए तो बच्चे तो कन्फ्यूज हो ही जाएंगे। तो उनको सही जानकारी है वो उपलब्ध कराएं। तो हम तो सबको यही कहते हैं कि सही जानकारी पहले प्राप्त करें और फिर बच्चों को उपलब्ध कराएं। पहले हम खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे तो बच्चों को सही जानकारी नहीं दे सकते। तो अच्छी तरह से हम लेके उन बच्चों को उपलब्ध कराएं, उनको गाइड करें, उनके संबल रखें, उनको पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें, थोड़ा चर्चा करें, कम से कम एक टाइम बैठ के खाना उनके साथ में खाएं, जो उनको सुनने की कोशिश करें, उनको वेंटिलेट करें, वो क्या ऐसा फील करें, उनकी भावनाओं को सुने, ये नहीं कि अपनी भावनाएं उन पर थोपते रहें। तो इससे बच्चों का वेंटिलेट हो जाते हैं तो सारा, और ध्यान से उनकी क्वेरीज हैं उनको हम शांति से निपटाएं, उनको सुलझाएं। बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब ने कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। और सबसे ख़ास बात कहते हैं ना, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो साहित्य की तरफ हम बच्चों को अग्रसित करें। दूसरी बात, खेलने नहीं जा पा रहे हैं लेकिन हमारे घरों में बहुत सारी खेल की चीज़ें, हम उनको बच्चों को साथ बैठ करके खेलें, बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे और ख़राब। तो हम कोरोना के इस टाइम को अच्छे पहलू की तरह देखें कि एक समय दिया है कोरोना ने जब हम अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर पा रहे हैं। तो बच्चों के साथ बैठ करके अपने दिल की बात करें, बच्चों के दिल की बात जानें, क्योंकि सब कुछ हमारे दिल से जुड़ा हुआ होता है। मानसिक स्वस्थ रहें या अस्वस्थ रहें, ये भी हमारे दिल की बात आती है। एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा बात आती है युवा वर्ग की। इस समय युवा वर्ग, जो युवा वर्ग इस समय पढ़ रहा है, एजुकेशन का कहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, असमंजस की स्थिति है। एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, कैंसिल कर दिए गए, ऐसे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपकी मार्कशीट्स में लिख दिया जाएगा कोरोना की वजह से आप प्रमोट किए गए। जॉब के लिए, नौकरी के लिए कहीं कुछ भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे समय में आप मनोचिकित्सक हैं, एक युवा के मन की बात, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और उसके दिमाग में कैसा असर पड़ रहा है, उस बारे में आपसे जानना चाहिए। युवा जो है इस समय बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और वो इस तरह से कंफ्यूज है कि उसको पता ही नहीं कब उसका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसका टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है नहीं हो रहा है तो कब हो रहा है, उसका क्या कोर्स है, कितना रहेगा, कितना कम होएगा, कौन सा। बहुत सारे लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ दूसरे पढ़ते हैं। अब चांस है किसका काट दिया जाएगा, किसका आएगा, किसका नहीं आएगा, तो वो बड़े कंफ्यूज है। और कंफ्यूज स्टेट होती है वो तो एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा करती ही करती है। आप देखें किसी चौराहे पे खड़े होंगे, आपको पता नहीं है कहाँ जाना, आपके मतलब जाना है वो कौन सा रास्ता है, तो आप उस पर खड़े रहेंगे, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, जब तक तो कंफ्यूज रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन जब भी आप किसी से पूछ के पता लग जाए कि ये सही रास्ता है या जीपीएस से आपने देख लिया सही रास्ता है, इमीडिएटली आपकी एंजाइटी स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। तो ये बच्चों के साथ में ये तो चली है, बहुत सबके साथ चली है। अच्छी बात यह है कि भाई सभी एक लाइन में हैं, तो स्ट्रेस को छोड़ें और जैसा सबके होगा, जैसा होगा हालात के हिसाब से हम उसको आगे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा सुधारने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वालों को नुकसान भी, वो टॉपर्स थे उनको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब कुछ फार्मूले के हिसाब से नंबर मिलेंगे। किसी ने पहले बहुत अच्छा नहीं किया, इस साल बहुत अच्छा कर रहा होगा, उनको तो खास नुकसान होने वाला है। तो ये इस तरह की जो समस्या हैं उनको युवाएं अब तसल्ली से ध्यान रखें कि भाई जो फार्मूला बना है उसी के हिसाब से हमें मिला है, अभी तो इसके हिसाब से हैं। पर यदि उसमें कुछ कौशल है, हर एक को कौशल है, तो वो आगे जाके यदि कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ करने वाले हैं, कुछ मेहनत करेंगे तो आगे जाके उसको सुधार सकते हैं। तो उसके बाद में उनको कंपटीशन में तो सबको बराबर चांस मिल रहा है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे जेईई है, मेडिकल के जो रीट वगैरह, जो पीएमटी वगैरह जो हो रहे हैं, जो आज के नीट बोलते हैं उसको, तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छा देने की कोशिश करें। अच्छा लाएंगे तो वहाँ से ही मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आईआईटी में तो एडमिशन वहीं से मिलने वाला है। 12th वाले एग्जाम वगैरह से तो इतना कुछ नहीं होना। तो उनको ये पॉजिटिव थिंकिंग ये मिलनी चाहिए कि हमें 2 महीने और तैयारी करने के लिए ज़्यादा मिल गए, तो हम इसमें कोशिश करके जो हमारे को नुकसान हो रहा है उसको पूरा करें। तो कुछ समय हमें ज़्यादा मिल रहा है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और थोड़ा एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योगा और ध्यान लगाने तो
टेंशन कम हो जाता है, तो वो करते रहें। वो फास्ट फूड को कम खाएं और हरी सब्जियां, फल, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें ये ज़्यादा खाएं, जिससे स्ट्रेस मैनेजमेंट में फ़ायदा मिलता है। और ये फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाने से स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता। तो ये डाइट रखें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, और नहीं पार्क में नहीं जाना अलाउ है तो अपने घर पे जगह हो तो उस पर ही करें। मैं तो मेरा ग्रैंडसन को देखता हूँ, पूरे लॉकडाउन में छत के ऊपर, छत तो काफ़ी बड़ी है तो स्क्वैश खेलता है वो, पूरे रोज़ 1 घंटे 1.5 घंटे स्क्वैश खेलता है, उसके ऊपर छत पे जाके अपने फादर को ले जाता है और स्क्वैश खेलता है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, घर में भी मैनेज कर सकते हैं। तो अपने जितने साधन हैं उसको अच्छे तरह से उपयोग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, और यही याद रखें कि जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं, सुनहरी सुबह होगी और हम फिर आगे इसी तरह बढ़ेंगे और अपने कुछ करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से सारी बात को हमें समझाया, किस तरीके से हम इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से अपने ऊपर डिप्रेशन को हम हावी नहीं करने देते। आज हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम। तो देखा दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी सी बात बताई। कहते हैं ना कि समस्या जो भी आती है वो अपने साथ समाधान लेकर के आती है। आवश्यकता होती है उस समाधान को ढूंढने की, उस समाधान को पहचानने की। और वो समाधान आप कब ढूंढ सकते हैं? जब आप बहुत ज़्यादा कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, तभी आपको वो समाधान मिल सकता है। सबसे खास बात, अपनी सोच को सकारात्मक बना करके रखिए, अपने ऊपर नकारात्मकता को हावी मत होने दीजिए। ये सकारात्मक सोचें हमें हमारी ज़िंदगी में आगे लेकर के जाइए। इस बार थोड़ा सा डर ज़्यादा हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारा खुद पर ही खुद का पहरा है। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हर रात की सुबह ज़रूर आती है, इस बार अंधेरा थोड़ा ज़्यादा गहरा है क्योंकि हमारा खुद पर ही खुद का पहरा है। तो जब बिल्कुल खुद का जब हमारा पहरा है तो हमें इसका परिणाम भी, समाधान भी खुद ही निकाल करके लेकर के आना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से रख करके चलना है। क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा शरीर स्वस्थ रह पाएगा। कहते ज़रूरी हैं कि हमारे स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर वो अस्वस्थ हो गया तो हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि हमारी दिल और दिमाग की सोच है कि हम बीमार हैं या नहीं हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ अपने थोड़ी सी सोच को बदलना है। सोच को सकारात्मक रख के सोचिए, सब अच्छा होगा और फिर देखिएगा सब बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मीडिया हाउस राजस्थान के लिए मैं डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव।